Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. So आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास 10 पार्ट 2 का लेसन नंबर 2 लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1. सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 1 यह हम जो है लेसन आज पढ़ने वाले हैं. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द फुल लेसन विद इन हिंदी. सो लेट्स लर्न द लेसन इंग्लिश विथ हिंदी एंड आपको हर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करवा रही हूँ. लेसन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी पढ़ाकर अपलोड कर दिया है. इफ यू वांट टू चेक दैट लेक्चर सो ऊपर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर आप सारे लेक्चर्स चेक कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे सेशन. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 यानी कि सजीवों में जो जीवन है. ठीक है, सो उसका हम आज पार्ट 1 सजीव वो में जीवन प्रक्रिया लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवन प्रक्रिया हम पढ़ेंगे. सो इसमें फर्स्ट वाला जो पार्ट है दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस, सजीव और जीवन प्रक्रिया. देन हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा का निर्माण और सजीव पढ़ेंगे. देन वी आर गोइंग टू लर्न सम न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी, कुछ जो खाने के घटक है और प्राप्त होने वाली उनसे जो ऊर्जा है. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी आर गोइंग टू सी सेल डिवीजन और लाइफ प्रोसेस, इट मींस कोशिका विभाजन एक जीवन प्रक्रिया. सो चलिए पॉइंट टू पॉइंट लर्न कर लेते हैं. कैन यू रिकॉल यानी कि क्या आप मुझे बता सकते हो? क्वेश्चन नंबर 1, हाउ आर द फूड स्टफ्स एंड देयर न्यूट्रिएंट कंटेंट यूजफुल फॉर बॉडी? खाने के जो पदार्थ है और उनमें समाविष्ट जो पोषक तत्व है शरीर को किस प्रकार उपयोगी साबित होते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट फॉर बॉडी? जो बैलेंस डाइट आप करते हो, जो संतुलित आहार हम जिसे कहते हैं हिंदी में, वो शरीर के लिए कैसे महत्वपूर्ण है. क्वेश्चन नंबर 3, विच डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म बाय मसल्स इन बॉडी? मसल्स यानी कि क्या? मसल्स का मतलब होता है स्नायु. जो हमारे शरीर में स्नायु रहते हैं तो वो कौन से कार्य करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम यानी जो पाचन संस्था होती है हमारी, उसमें जो डाइजेस्टिव जूसेस यानी जो पाचक रस है, इनका क्या काम होता है, ये क्यों महत्वपूर्ण होते हैं. Question number 5, which system is in action for removal of waste materials produced in human body? यानी कि मनुष्य के शरीर में बनने वाली जो अनुपयोगी पदार्थ है वेस्ट मटेरियल, उसे शरीर से बाहर निकालने के लिए कौन सा सिस्टम काम करता है हमारी बॉडी में. देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रोल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनर्जी प्रोडक्शन? सो यहाँ पर ऊर्जा के निर्माण की प्रक्रिया में रक्ताभिसरण संस्थान कैसे काम करता है. क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज अबाउट हाउ आर द वेरियस प्रोसेसेस अक्यूरिंग इन ह्यूमन बॉडी कंट्रोल्ड इन हाउ मेनी वेज? यानी कि मनुष्य के शरीर के अंतर्गत चलने वाले कार्य कैसे नियंत्रित होते हैं और कितने प्रकार से. सो ये जो सारे क्वेश्चंस अभी हमने यहाँ पर देखे, ठीक है. सो इसके जो आंसर्स रहेंगे वो अभी हम पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. पॉइंट नंबर 1, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेसेस. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सजीव है, और इनकी जो जीवन प्रक्रिया है वो हम देखेंगे. वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स आर कंटिन्यूअसली परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस इन ह्यूमन बॉडी. यानी कि मानव शरीर में अनेक प्रकार के जो वेरियस सिस्टम्स है वो काम कर रहे होते हैं. along with the various systems like digestive यानी जो पाचन संस्था है, रेस्पिरेटरी श्वसन संस्था है, सर्कुलेटरी ऊर्जा का निर्माण जहां से होता है, यानी सॉरी रक्त परिसंचरण इसे कहते हैं, सर्कुलेटरी. एक्सेटरी यानी कि जो वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर यानी उत्सर्जन संस्थान होता है. कंट्रोल सिस्टम यानी कि नियंत्रण संस्थान. Different external and internal organs are performing their functions independently but through a complete coordination. ये जो बाकी के systems हैं, internal body जो systems है, and जो हमारे शरीर के बाहर के और अंदर के जो organs है, so ये सब एक कोऑर्डिनेशन में यानी कि एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बॉडी हमारी ठीक से काम करती है. दिस ओवरऑल सिस्टम इज इन एक्शन इन मोर और लेस सेम वे इन ऑल दी ऑर्गेनिज्म. सो यहाँ पर क्या बताया, यह पूरी कार्य प्रणाली सभी सजीवों में कम अधिक मात्रा में समान पद्धति से काम कर रही होती है. Those are in need of continuous source of energy for this purpose. यहाँ पर जिसके लिए सजीवों को निरंतर ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है. व्हाट आर दे?
कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्बोज पदार्थ जो है, फैट्स यानी स्निग्ध पदार्थ, लिपिड का मतलब होता है प्रोटीन, आर द मेन सोर्सेस ऑफ दिस एनर्जी एंड इट इज हार्वेस्टेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ईच सेल। सो यह जो प्रमुख घटक है, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत, कोशिका के तंतु कणिका की सहायता से ये ऊर्जा प्राप्त की जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि तंतु कणिका इसे कहते हैं, इसका मीनिंग लिख लीजिए। It is not like that only food stuff is sufficient for energy production, but oxygen is also necessary. ऊर्जा के निर्माण हेतु शरीर में सिर्फ खाना ही जरूरी है क्या? नहीं, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। All these, for example, foodstuffs and oxygen are transported up to the cell via circulatory system. यानी कि हमारे शरीर में ये जो सभी घटक है परिवहन संस्था द्वारा कुछ सूक्ष्म जीवों को, यानी कि ऊर्जा का जो, हम ऐसा कहेंगे कि ऊर्जा निर्माण के लिए जो भोजन के घटक है, परंतु ऑक्सीजन की भी आवश्यकता तो होती है, और ये बॉडी में परिवहन संस्थान द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम से ये कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी। बॉडी में जो कंट्रोल सिस्टम होता है उससे ये कोऑर्डिनेट होता है। एंड ईच लाइफ प्रोसेस कंट्रीब्यूट्स इन इट्स ओन वे इन द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। और यहाँ पर ये बताया गया है कि नियंत्रण संस्थान का इस पूरी प्रक्रिया पर नियंत्रण होता है, और इसका मतलब ऊर्जा निर्माण के लिए सभी प्रकार की जीवन प्रक्रिया अपने अपने तरीके से काम कर रही होती है। फंक्शनिंग ऑफ ऑल दिस लाइफ प्रोसेसेस आल्सो रिक्वायर्स द एनर्जी, और ये जो प्रोसेसेस काम होते हैं इस जीवन प्रक्रिया के कार्यों के लिए एनर्जी यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स कंज्यूम द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मनुष्य के साथ साथ बाकी के जो प्राणी है वो भी फ्रूट खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स यानी स्वयंजीवी, जो खुद का भोजन खुद बनाते हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो खुद का अन्न खुद निर्माण करते हैं। दे यूटिलाइज सम ऑफ द फूड फॉर देमसेल्व्स एंड अदर स्टोर इन वेरियस पार्ट्स लाइक फ्रूट्स, लीव्स, स्टेम, रूट्स एटसेट्रा। अभी वनस्पतियां क्या करती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपने क्लास 5 में पढ़ी है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की मदद से वो अपना खुद का खाना खुद बनाती है, और बाकी का जो उनका वो स्टोर करती है भोजन, वो कौन से पार्ट्स में होता है? फ्रूट्स, फल, लीव्स यानी पत्ते, स्टेम यानी जो कि स्टीम्स रहती है, और रूट्स रहते हैं, तो वहां पर ये खाना क्या करती है? स्टोर करके रखती है। जड़े तथा तना, स्टेम यानी तना और रूट्स यानी जड़े। वी कंज्यूम ऑल दिस वेरियस प्लांट मटेरियल्स एंड ऑब्टेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट। हम क्या करते हैं? वनस्पति के ये पदार्थ जो खाते हैं, यानी कि हम फल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, उसके बाद जो बाकी के पदार्थ होते हैं वो खाते हैं, ठीक है। सो इससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोज, फैट्स, प्रोटीन, फैट्स यानी कि स्निग्ध पदार्थ, प्रोटीन यानी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जो भी खनिज पदार्थ है वो हमें मिलते हैं। विच फूड मटेरियल्स डू वी कंज्यूम टू ऑब्टेन दिस न्यूट्रिएंट्स, और हमें कौन कौन से फूड मटेरियल से, कौन कौन से फल, फ्रूट या फिर वनस्पति से हमें ये खाना मिलता है, ये आपको ढूंढना है। वी ऑब्टेन द कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोज पदार्थ हमको मिलता है वो मिल्क यानी दूध, फ्रूट्स यानी कि फल, जैगरी यानी कि गुड़, केन शुगर यानी शक्कर, वेजिटेबल्स, पोटैटोज, स्वीट मीट्स जो रहते हैं, these are the vegetables. then cereals यानी कि जो धान है, लाइक व्हीट यानी कि गेहूं, मेज यानी कि मक्का, रागी यानी कि नाचनी, जवार, मिलेट, राइस। तो ये जो सब खाने के पदार्थ हैं इससे हमें ये कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं। वी गेट 4K कैल्शियम एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इनसे हमें 4K कैल्शियम एनर्जी मिलती है। लेट अस स्टडी द वे बाय विच दिस एनर्जी इज ऑब्टेन। मेनी प्लेयर्स, अभी देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको पूछा है कि मेनी प्लेयर्स आर सीन कंज्यूमिंग सम फूड स्टफ ड्यूरिंग ब्रेक्स ऑफ द गेम। जो खिलाड़ी रहते हैं, जो ब्रेक उनको मिलता है खेलते समय, तो वो ब्रेक में कुछ तो खाते हैं, राइट। सो यहाँ पर आपको दिमाग चलाना है। व्हाई मे बी द प्लेयर्स कंज्यूमिंग दिस फूड स्टफ, वो क्यों खाते होंगे ब्रेक में? कैन यू रिकॉल, क्या आप बता सकते हो? व्हाट इज द रेस्पिरेशन, हाउ डज इट ऑक्योर? अभी आप मुझे बताइएगा कि रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन संस्था क्या है और ये कैसे काम करती है। तो अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे, आपको ऑब्जर्व करना है।
यहाँ पर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, ये आपका रहेगा होमवर्क, आपको ये घर पे कंप्लीट करना है, हर एक पार्ट को क्या बोला जाता है। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन ऑक्यूर्स एट 2 लेवल्स एज बॉडी एंड सेलुलर लेवल। तो अभी देखिए कि सजीवों में दो प्रकार का श्वसन संस्था दो प्रकार से काम करती है। एक तो शरीर में जो श्वसन होता है और जो कोशिकाओं में जो होता है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग इन केस ऑफ रेस्पिरेशन ऑकरिंग एट बॉडी। यानी कि हम ऑक्सीजन क्या करते हैं, अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं, इसको कहते हैं बॉडी का रेस्पिरेशन सिस्टम। इन केस ऑफ रेस्पिरेशन एट सेलुलर लेवल, कोशिकाओं में जो श्वसन होता है वो फूड स्टफ्स आर ऑक्सीडाइज इधर और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मदद से या फिर ऑक्सीजन की मदद के बिना जो हम खाना खाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि उसके बिना ही वो ऑक्सीकरण किया जाता है भोज्य पदार्थों का, जो खाने वाले पदार्थ है। इस तरह से दो प्रकार का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दैट इज इन ह्यूमन बॉडी एंड इन सेलुलर सिस्टम। ओके, so can you tell, number 1, how many atoms of CH and O are respectively present in a molecule of glucose? ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने जो रेणु है वो होते हैं, वो आपको बताने हैं, परमाणु होते हैं। नंबर 2, विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन ऑल दिस एटम्स? और ये जो ऊपर बताए गए एटम्स है उसमें कौन कौन से परमाणु एक दूसरे के बंध में बंधे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री व्हाट हैपेंस एक्चुअली व्हेन अ मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड? अगर आप केमिस्ट्री से ध्यान के किसी अणु का ऑक्सीकरण होता है यानी कि क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम एवरी डे आर मेनली यूटिलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डेली नीड। हमारी हर रोज की जो नीड है, ठीक है, हमारे द्वारा खाए गए जो खाने के में पदार्थ है उसमें जो कार्बोज होता है उसका उपयोग मुख्यतः दैनिक जीवन में आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी ऑब्टेन की जाती है। और बी मैं आपको एटीपी का नाम बताती हूँ। एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह ऊर्जा से समृद्ध एक ऐसा अणु है जिसमें फॉस्फेट के 3 अणु एक दूसरे से जिस बंधों द्वारा जुड़े होते हैं उन्हीं बंधों में ऊर्जा संग्रहित होती है। तो मैं आपको एटीपी का यहाँ पर मीनिंग बताती हूँ। यहाँ पर देखिए एटीपी का आपका टेक्स्ट बुक में मीनिंग भी दिया है। दिस इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट is energy rich molecule which is energy stored in the bonds by which फॉस्फेट ग्रुप आर अटैच टू ईच अदर। तो यहाँ से क्या होता है, फॉस्फेट के 3 अणु एक दूसरे से बंध द्वारा एक दूसरे में जुड़े रहते हैं। ग्रुप्स आर अटैच टू ईच अदर। दीज मॉलिक्यूल्स आर स्टोर्ड इन द सेल्स एज पर नीड। और ये जो रहते हैं मॉलिक्यूल जिसमें एटीपी के अणुओं का कोशिका में आवश्यकता अनुसार संग्रह होता है। केमिकली अगर आप देखें तो एटीपी इज ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम एडेनोसिन राइबोन्यूक्लियोइड्स। सो यहाँ पर देखिए रासायनिक दृष्टि से एटीपी यह एडेनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड्स से बना हुआ ट्राइफॉस्फेट का अणु है। इट कंटेन्स अ नाइट्रोजेनियस कंपाउंड। यहाँ पर देखिए कि जिसमें एडेनिन यह नाइट्रोजन युक्त अणु, ठीक है, एंड उसके बाद pentose sugar, ribose and 3 phosphate groups. So it contains a nitrogenous compound adenine, pentose sugar, ribose and 3 phosphate groups. So इस पर जब प्रक्रिया होती है so इसमें से हमें एडेनिन नाइट्रोजन युक्त अणु, राइबोस, पेंटोज शर्करा और 3 फॉस्फेट के अणु होते हैं। एज पर द नीड एनर्जी इज डिराइव्ड बाय ब्रेकिंग द फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ एटीपी। और जैसे कि हमें हमारे शरीर को आवश्यकता रहती है उसके अनुसार एटीपी के फॉस्फेट अणुओं के बीच का बंध तोड़कर उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हेंस एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इसका आईएमपी कर देती हूँ, लिख लीजिएगा। 10th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगते हैं मैं आपको बता दूंगी, उसको लिख लीजिएगा। सो यहाँ पर क्या बताया है कि इसलिए एटीपी को ऊर्जा का चलन या फिर करेंसी कहती है क्योंकि एटीपी के फॉस्फेट अणुओं के बीच का बंध तोड़कर उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसकी वजह से। अभी यहाँ पर 2 और फुल फॉर्म दिए हैं। ओके, एक तो दिया है एनएडिनाइड, इसका मतलब है निकोटीनामाइड, निकोटीनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, निकोटीनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड
और फैड का मतलब होता है फ्लाविनाइडाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। सो बोथ कोएंजाइम्स आर फॉर्म इन द सेल्स एंड यूज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन। जो कोशिका श्वसन में सहायता करने के लिए इन दोनों का क्या होता है, कोएंजाइम्स, यानी कि ये सहपरिपक्व होते हैं। सो मैंने आपको इसके फॉर्म्स तो बता दिए, अभी हम लर्न करेंगे वापस से, कमिंग बैक टू द पॉइंट। सो पहले मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, यानी कि जब तक आपको पता नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं तब तक आपको आगे का टॉपिक कवर अप नहीं होगा। फॉर दिस पर्पज, अभी ये जो है इसके लिए ग्लूकोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड स्टेप बाय स्टेप इन द सेल्स। तो यहाँ पर क्या बताया गया है बच्चों कि हमारे द्वारा जो हम भोजन पदार्थ खाते हैं, ठीक है, तो उसमें कार्बोज का मुख्यतः उपयोग दैनिक जीवन में आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम करते हैं। और इसके लिए, और ये जो ऊर्जा होती है ये एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है बॉडी में, और इसके लिए ग्लूकोज इस कार्बोज का कोशिका में विभिन्न चरणों में क्या करता है, ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीकरण किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन, और इसी प्रोसेस को कोशिकीय स्तर का श्वसन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन अक्योर्स अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय टू मेथड्स। अभी ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, सजीवों में कोशिकीय स्तर पर होने वाले श्वसन दो प्रकार के हैं। दोस टू मेथड्स आर एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व्ड, एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है वो होता है ऑक्सीश्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो इसको कहते हैं अनाक्सी श्वसन। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन 3 स्टेप्स। तो ऑक्सीश्वसन में 3 चरणों में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। वो 3 चरण कौन से? व्हाट आर द 3 टाइप्स? दैट इज द फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस यानी कि ग्लूकोज का विघटन, इसको कहते हैं ग्लूकोज का विघटन, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस अक्योर्स इन साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो प्रोसेस रहती है ये कोशिका द्रव्य में होने वाली इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु का विभिन्न चरणों में विघटन होकर रासायनिक अम्ल, यानी कि हम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज, इसका विघटीकरण हो गया 3 प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच, यानी कि पायरुविक एसिड, एटीपी, NADH2 एंड वाटर आर फॉर्म। ये इतने जो अणु हैं ये बन जाते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म इन दिस प्रोसेस आर कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम ए के यहाँ पर क्या होते हैं, ये इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि एसिटिल, बाद में इस प्रक्रिया में निर्माण हुए पायरुविक अम्ल के अणु का एसिटिल कोएंजाइम ए इस अणु में रूपांतरण हो जाता है, एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु और NADH2 के 2 अणु रिलीज होते हैं। सो सेकेंड वाला हम पढ़ेंगे ट्री कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर क्रेब्स साइकिल इसको बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। Both molecules of acetyl coenzyme A enter the mitochondria. So mitochondria में क्या होता है कि एसिटिल कोएंजाइम तंतु कनिका में जाते हैं, इसका मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि तंतु कनिका, ठीक है। सो दीज आर सम हार्ड वर्ड जिसके मैं आपको हिंदी में मीनिंग बता रही हूँ। सो एसिटाइल कोएंजाइम ए के अणु तंतु कनिका में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शंस कॉल्ड एज ट्री कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज ऑपरेटेड ऑन इट इन दी माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जहां उन पर ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र यानी कि क्रेब्स चक्र, चक्रीय अभिक्रिया चलाई जाती है, और इस अभिक्रिया द्वारा एसिटिल कोएंजाइम ए के अणु में स्थित एसिटिल का पूरी तरह से ऑक्सीकरण होता है। एसिटिल पार्ट ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड थ्रू दिस साइक्लिकल प्रोसेस एंड मॉलिक्यूल्स। सो इससे कौन कौन से अणु निर्माण होते हैं? दैट इज CO2, H2O, NADH2 एंड FADH2 आर डिराइव्ड। सो ये निर्माण हो जाते हैं इसके द्वारा। इस प्रोसेस में CO2, H2O, NADH2 एंड FADH2 ये जो 2 अणु हैं ये प्राप्त हो जाते हैं। अभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड ट्री कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। सो ये बहुत ही सिंपल डायग्राम है, इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू, इस तरह से आपको इमेज ड्रॉ करना है। हियर इट इज द एसिटिल कोएंजाइम ए, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले नाम बताए थे। सो इसे हम कहेंगे एसिटिल कोएंजाइम ए। दिस इज द TCA साइकिल। इसमें कौन कौन से अणु निर्माण होते हैं? NADH2, FADH2, CO2
ठीक है। सो दीज आर दी molecules and ये है यहाँ पर pyruvic acid and this is the fatty acid, this is the mitochondrial matrix, outer membrane यानी कि बाहर का जो आवरण है, inner membrane यानी कि अंदर का जो आवरण है. Okay, so just इस पर काम कीजिएगा. This is the important exam में question आ सकता है. Okay, so let's learn the point number 3, electron transfer chain reaction. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला, इसको ईटीसी रिएक्शन कहते हैं. कौन सी? ETC reaction. Molecules of NADH2 and FADH2 formed during all above processes participate in electron transfer chain reaction. इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला अभिक्रिया भी तंतुकणिका में ही होती है और यहाँ पर due to these three, the molecules of ATP are obtained from each NADH2 molecule and 2 molecules of ATP from each FADH2 molecule. Besides ATP, water molecules are also formed in this reaction. So ये जो प्रोसेस चलती है, ये जो प्रक्रिया चलती है बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि सभी अभिक्रियाओं के समय बने NADH2 के प्रत्येक अणु से 3 और FADH2 के प्रत्येक अणु से 2 ATP के अणु प्राप्त होते हैं. एंड इसी प्रक्रिया में एटीपी के साथ साथ पानी के भी अणु बन जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन इज ऑपरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली. सो इस प्रकार ऑक्सीशोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा के साथ साथ यहाँ पर the some molecule of glucose is completely oxidized in aerobic respiration and molecules of CO2 and H2O are produced along with energy. तो ऊर्जा के साथ साथ CO2 and H2O के अणु यहाँ पर तैयार हो जाते हैं. ये तो हमने पढ़ लिया, पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. सो नाउ लेट्स सी डायग्राम नंबर 3.3 एटीपी एनर्जी करेंसी, यानी कि इसे हम कहेंगे एटीपी ऊर्जा का चलन. सो दिस इज राइबोज, दिस इज एडेनाइन. ओके, एडेनाइन राइबोज, आप प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा. दिस इज एटीपी, दिस इज एडीपी. ओके, इसे हम कहेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी कि अजैविक फॉस्फेट. ये है एडेनिन, दिस इज राइबोज, दिस इज एनर्जी रिलीज्ड. किस तरह से यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है? दिस इज द फॉस्फेट बॉन्ड्स विथ मोर एनर्जी, ऊर्जा के समृद्ध फॉस्फेट बंध. इस तरह से ये डायग्राम है. आपको अच्छे तरह से डायग्राम को ड्रॉ करना है. एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम जो है उसको प्रैक्टिस करना है. इफ देयर इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन बॉडी ड्यू टू एक्सेप्शनल कंडीशंस लाइक फास्टिंग एंड हंगर, देन लिपिड्स और प्रोटीन्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, जैसे कि उपवास वगैरह है, फास्टिंग है, भूखमरी, भूख हड़ताल जैसी अपवादात्मक परिस्थितियों में अगर शरीर में कार्बोज पदार्थ का संग्रह कम हो गया तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए शरीर के स्निग्ध पदार्थों और प्रोटीनों का उपयोग किया जाता है. इन केस ऑफ लिपिड्स they are converted into fatty acids whereas proteins into amino acids. यहाँ पर देखिए, स्निग्ध पदार्थों का रूपांतर यह स्निग्ध अम्लों में और प्रोटीनों का रूपांतर अमीनो अम्लों में यहाँ पर हो जाता है. Fatty acids and amino acids are converted into acetyl-CoA and energy is obtained through complete oxidation of acetyl-CoA by the process of Krebs cycle in mitochondria. यानी कि स्निग्ध अम्लों और अमीनो अम्लों को एसेटिल को एंजाइम ए में रूपांतरित किया जाता है. उसके बाद एसेटिल को एंजाइम ए के अणुओं का क्रेब चक्र अभिक्रिया द्वारा तंतु कणिका में पूर्णतः ऑक्सीकरण करके यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो जाती है. सो दिस इज अबाउट इट. आई होप आपके समझ में आया. लेट्स सी सर हैंस क्रेब्स. सर हैंस क्रेब्स ये जो है इनका टाइम पीरियड 1900 से लेकर 1981. इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, ये जो एक जाने माने वैज्ञानिक है. प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट गुस्ताव एम्डन, ओटो मारोफ एंड जैकब पर्नस along with their colleagues. तो ग्लूकोज विघटन यानी ग्लाइकोलाइसिस, इस प्रक्रिया की खोज गुस्ताव एम्डन, ओटो मेयरा और जैकब पार्नस, इन 3 वैज्ञानिकों ने और उनके सहकर्मियों ने मिलकर की थी. फॉर दिस पर्पज, और इसी काम के लिए दे परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन मसल्स. तो उन्होंने कहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया था? स्नायु पर प्रयोग किया था. हेंस ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो कॉल्ड, अभी देखिए इसलिए ग्लाइकोसाइसिस अभिक्रिया को एम्डन मेयरह पार्नास पाथवे, EMP पाथवे इसको कहा जाता है इन शॉर्ट में. ओके, सो द साइक्लिकल रिएक्शन ऑफ
ट्री कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल वर डिस्कवर्ड बाय सर हेंस क्रेब्स। और जो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र है, ये चक्रीय अभिक्रिया सर हेंस क्रेब ने खोजी। सो इसी के लिए दिस साइकिल प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज क्रेब साइकिल। इसी के लिए इस साइकिल को, इस अभिक्रिया को क्रेब चक्र से भी संबोधित किया जाता है। ही हैज बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1953 फॉर द डिस्कवरी। और ये जो इन्होंने खोज की थी, इसके लिए इनको 1953 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। अभी यहाँ पर देखिए दो डायग्राम्स हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। This is the process of energy production through aerobic respiration of carbohydrates and protein and fat, and this is the anaerobic respiration in living organism cell। जैसे कि हमने लर्न किया, पहले ही हमने डिटेल में पढ़ा है कि फर्स्ट वाला जो है दैट इज व्हाट, कार्बोज पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ और प्रथिनों को ऑक्सीशोषण करके ऊर्जा प्राप्त करने की अभिक्रिया। और यहाँ पर जो है दिस सेकंड वन इज विभिन्न सजीवों में, कोशिकाओं में होने वाला अनॉक्सीश्वसन। ठीक है, सब मैं आपको हिंदी में सब एक्सप्लेन करती हूँ। लिपिड्स यानी कि स्निग्ध पदार्थ लिख लेना, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बोज पदार्थ रहते हैं, प्रोटीन्स को हम कहेंगे प्रथिने, लिपिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड में यानी स्निग्ध पदार्थ, लिपिड्स फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि स्निग्ध पदार्थ स्निग्ध अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। देन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोज जो है वो ग्लाइकोलिसिस में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि ग्लूकोज का यहाँ पर विघटन होता है। प्रोटीन्स आगे जाके अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, अमीनो अम्ल में। ग्लाइकोजिस आगे आकर पायरुविक एसिड बन जाता है, पायरुविक अम्ल बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये तीनों मिलकर यहाँ से एसिटिल को यानी कि एसिटिल को एंजाइम ये में आ जाते हैं एंड देन क्रेब्स का जो साइकिल है, क्रेब चक्र हो जाता है और इससे CO2 H2O प्लस एनर्जी रिलीज हो जाती है। ओके, अभी यहाँ पर देखिए दिस इज कि विभिन्न सजीवों में, कोशिकाओं में होने वाला अनॉक्सीश्वसन हम इसको कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये हमने एरोबिक रेस्पिरेशन देखा, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज है यहाँ पर, कार्बोज पदार्थ है। सो यहाँ पर देखिए ये जो है 3 स्टेप्स में डिवाइड होते हैं, एक तो पायरुविक एसिड, ग्लाइकोलिसिस और पायरुविक एसिड। ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या दिखाया है कि पायरुविक अम्ल जो है ये आगे जाके फर्मेंटेशन हो जाता है। फर्मेंटेशन यानी किण्वन प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद इसका रूपांतर अल्कोहल में हो जाता है एंड देन ईस्ट बन जाता है। ओके, एंड देन ग्लाइकोसिस, ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलिसिस होता है यानी ग्लूकोज का विघटन के बाद इट इज फॉर्म्ड इनटू पायरुविक अम्ल में हो जाता है। उसके बाद इस पे भी फर्मेंटेशन होता है, किण्वन, एंड देन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, विनेगर, विटामिन वगैरह बन सकते हैं एंड बाकी का फिर वेरियस माइक्रोब्स, जिसमें विभिन्न सूक्ष्मजीव आपको दिखते हैं। पायरुविक एसिड का और एक है, इस पर आप जब फर्मेंटेशन करोगे किण्वन, सो इसमें लैक्टिक एसिड निकलेगा एंड देन ये जो है इराथ्रोसाइट्स मसल सेल्स यानी कि स्नायु और लाल रक्त कोशिका यहाँ पर आपको फॉर्म होती हुई दिखाई देती है। ओके, सो ये इस तरह से ये डायग्राम है पूरा। अभी हम पढ़ेंगे एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि अनॉक्सीश्वसन करने वाले सूक्ष्म जीवों से ऊर्जा निर्मित हम अभी लर्न करेंगे। सम ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट लिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कुछ सजीव ऑक्सीजन के साथ नहीं रह सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेनी बैक्टीरिया सच लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव टू परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, यानी कि अनेक ऐसे जीवाणु हैं, ऐसे जीवाणु हैं जो ऑक्सीजन में नहीं रह सकते, तो ऐसे सजीवों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अनॉक्सीश्वसन ही करना पड़ता है। ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन और 2 स्टेप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज द IMP पॉइंट है, तो इसके ये टॉप पॉइंट्स आप कवर अप कर लेना। ग्लाइकोलिसिस and fermentation are 2 steps of anaerobic respiration। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अनॉक्सीश्वसन में ग्लूकोज का जो विघटन है, ठीक है, एंड जो किण्वन यानी फर्मेंटेशन है, ऐसे 2 चरण होते हैं और जिसमें ग्लूकोज का अधूरा विघटन होकर कम ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ग्लूकोज की कम मात्रा में यहाँ पर ऊर्जा मिलती है। पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड थ्रू ग्लाइकोलिसिस इज कन्वर्टेड इनटू अदर ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स इन दिस प्रोसेस। यहाँ पर क्या बताया गया है बच्चों कि जैसे कि हमने चार्ट पर डायग्राम पढ़ा कि इस अभिक्रिया में ग्लूकोज विघटन से मैंने पायरुविक अम्ल का कुछ प्रकीर्णों की सहायता से अन्य कार्बनिक अम्ल जो है यानी कि अल्कोहल में रूपांतर किया जाता है और इसी किण्वन को, इसी को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। ओके, some higher plants, animals and aerobic microorganisms also perform anaerobic respiration instead of aerobic respiration if there is depletion
if there is depletion in oxygen level in the surroundings। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो अनाक्षी श्वसन होता है, ठीक है, तो इसी स्तर पर कुछ उच्च स्तर के वनस्पति प्राणी और ऑक्सीजन के संपर्क में रह सकने वाले सूक्ष्मजीव भी उनके आसपास का ऑक्सीजन का प्रमाण कम हो जाने पर ऑक्सी श्वसन के साथ पर अनॉक्सी श्वसन ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीड्स perform anaerobic respiration if the soil is submerged under water during germination। यानी बीजों के अंकुरण के समय यदि जमीन पानी के नीचे डूबी हुई हो तो बीज अनाक्षी श्वसन करते हैं। उसी प्रकार similarly our muscle cells also perform anaerobic respiration while performing the exercise। जब हम व्यायाम करते हैं तो कसरत करते समय हमारी मांसपेशियां अनॉक्सी श्वसन करती हैं। ड्यू टू दिस, इसी कारण less amount of energy is produced in our body and lactic acid accumulates due to which we feel tired। और जिससे हमारे शरीर में कम मात्रा में ऊर्जा बनकर लैक्टिक अम्ल बनता है और इसी से हमको वी फील टायर्ड यानी कि थकान महसूस होती है। ये ध्यान में रखिएगा। आपको अभी थोड़ा याद करना है। क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। कोशिका स्तरीय श्वसन के किस प्रकार में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 2, विच सेल ऑर्गेनेल इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण के लिए कोशिका के किस अंग की आवश्यकता होती है। इसके आपको आंसर्स ढूंढने हैं। सो चलिए आगे का टॉपिक लेते हैं, एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स, के भोजन के विभिन्न घटकों द्वारा हमें कैसे ऊर्जा प्राप्त होती है। एक्सेस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। आवश्यकता से अधिक खाए गए कार्बोस पदार्थ शरीर में यकृत और स्नायु में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहते हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, व्हाट आर दे मेड अप ऑफ। तो अभी हम देखेंगे कि प्रोटीन किससे प्राप्त होते हैं और वे किससे बनते हैं। Proteins are the macromolecule formed by bonding together many amino acids। ध्यान में रखिएगा, अमीनो अम्ल के कई अणु जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उससे बनने वाले महाअणु को प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन आर कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स। प्राणीजन्य पदार्थों से प्राप्त होने वाले प्रोटीनों को फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहा जाता है। वी गेट 4 कैल्शियम ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन्स। और इन्हीं प्रोटीनों से भी प्रति ग्राम 4 कैल्शियम इतनी ही ऊर्जा हमें मिलती है। एमिनो एसिड्स आर ऑब्टेन आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीनों का पाचन होने पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर एमिनो एसिड मिलता है, अमीनो अम्ल मिल जाता है। दोज एमिनो एसिड आर एब्जॉर्ब इन द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड अप टू ईच ऑर्गन एंड सेल वाया ब्लड। और वही जो अम्ल है, अमीनो अम्ल शरीर में अवशोषित किया जाता है, एब्जॉर्ब होता है और रक्त द्वारा प्रत्येक अंग और कोशिका तक वो पहुंच जाता है। ईच ऑर्गन एंड सेल वाया ब्लड वो पहुंच जाता है। फ्रॉम दिस अमीनो एसिड्स ऑर्गन एंड सेल्स प्रोड्यूस वेरियस प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर देमसेल्व्स एंड द होल बॉडी। तो यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग अंग और कोशिका उन अमीनो अम्लों से उन्हें यहाँ शरीर को आवश्यक ऐसे प्रोटीन तैयार करती है। दोज एग्जांपल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम। और नीचे एक डायग्राम है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, तो आपको क्या करना है कि इसका ठीक से स्टडी करना है। ओके, सो विल स्टडी दिस डायग्राम। तो पहले हम देखेंगे कि इस डायग्राम में आपको क्या पढ़ना है। तो ये डायग्राम आपको पूरी इंफॉर्मेशन बता देगा अबाउट दिस टॉपिक जो अभी हम लर्न करने वाले हैं। सो एमिनो एसिड यानी कि जो अमीनो अम्ल है, ठीक है, तो ये किस तरह से हमारे बॉडी में काम करता है ये हमें ढूंढना है। सो बोन्स यानी कि जो हमारी हड्डियां होती है, ठीक है, बोन्स में ये कौन से रूप में स्टोर हो जाता है। उसके बाद स्किन में कैसे होता है, सेल्स यानी कोशिका में किस तरह से आता है, पैनक्रियाज में किस तरह से, उसके बाद यहाँ पर मसल्स एक्टिन में कैसा आ जाता है, ये पाइट्यूरी ग्लैंड में कैसे आ जाता है, ब्लड में किस तरह से स्टोर होता है, और यहाँ पर स्किन यानी कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। और उसमें जो इंटरनल हमारे पार्ट्स है, ठीक है, ऑर्गन्स है, तो वहां पर वो किस तरह से स्टोर होता है, किस तरह से अमीनो अम्ल काम करता है, ये हमको अभी देखना है। तो इसी को कहते हैं, ये है डायग्राम 2.4 प्रोटीन्स एंड डिफरेंट अमीनो एसिड ऑब्टेन। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स आप आसानी से यहाँ पर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इसका क्या करना है, प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स। सो लेट्स प्रैक्टिस इट। कि प्रोटीनों के अमीनो एसिड यानी प्रोटीनों के पाचन के बाद बनने वाले अमीनो अम्ल। यहाँ पर है स्किन। स्किन में कैसा होता है, ये कौन से रूप में स्टोर हो जाता है, मेलानिन एंड केराटिन, यानी कि मेलानिन रंग द्रव्य और केराटिन के रूप में। बोन्स हड्डी में ये आस्टिन के नाम से आ जाता है। सेल्स यानी कोशिका में ये वेरियस प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड वेरियस एंजाइम्स यानी प्रद्रव्य पटल के प्रोटीन यानी विभिन्न प्रकिण्व। पैनक्रिया जो होती है यानी कि स्वादु ग्रंथि, पैनक्रियाज यानी स्वादु ग्रंथि। ये थोड़ा सा
डिफिकल्ट है वर्ड, स्वादुग्रंथि, ठीक है। पैनक्रियास जो होता है वहां पर ये इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। उसके बाद ये पीयूषिका ग्रंथि है हमारी, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको पीयूषिका ग्रंथि कहती है। वेरियस हार्मोन्स के रूप में यहाँ पर आ जाती है, हार्मोन्स यानी संप्रेरक। मसल्स में, हमारे स्नायु में एक्टिन एंड मायोसिन फ्लेक्सिबल प्रोटीन करके एक्टिन और मायोसिन के लचीले पदार्थ बनकर आती है। और ब्लड में हीमोग्लोबिन एंड एंटीबॉडीज, हीमोग्लोबिन और प्रतिपिंड। सो इस रूप में ये जो प्रोटीन है ये फॉर्म हो जाता है हमारे बॉडी में। सो ऑलवेज रिमेंबर, आपको हमेशा ध्यान में रखना है, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम proteins are not stored in the body and they are broken down and the ammonia form is eliminated out of the body. सो इसका अर्थ क्या होता है, दैट इज कि हमारे आवश्यकता, शरीर में आवश्यकता से अधिक सेवन के लिए प्रोटीनों से मिलने वाले अमीनो अम्ल शरीर में संग्रहित नहीं किए जाते हैं, एक्सेस जो मात्रा में आते हैं, दे आर ब्रोकन डाउन, उनका विघटन होता है, एंड द अमोनिया फॉर्म इज एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी, और उसका विघटन करके उससे बनने वाला अमोनिया शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इफ नेसेसरी, अगर जरूरत हो, एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अदर यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोजेनेसिस। तो यहाँ पर देखिए, उसका विघटन करके उससे बनने वाला अमोनिया शरीर से बाहर तो निकल जाता है। आवश्यकता होने पर प्रोटीन का रूपांतर दूसरे उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोनियोजेनिस प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज में हो जाता है। अभी प्लांट्स प्रोड्यूस द नेसेसरी अमीनो एसिड फ्रॉम मिनरल्स डेनवो एंड देयरबाय प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोटीन्स। ये तो मानवीय शरीर का हमने पहले देख लिया। अभी ये प्लांट्स यानी कि वनस्पतियां स्वयं को लगने वाले अमीनो अम्ल खनिज से नए रूप में तैयार करती है और उससे विविध प्रोटीन प्राप्त करती है। एन एंजाइम रूबिस्को प्रेजेंट इन द प्लांट क्लोरोप्लास्ट इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन नेचर। तो वनस्पति कोशिका के हरित लवकों में पाया जाने वाला रूबिस्को नामक प्रोटीन व प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला यह प्रोटीन है। सो बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। कैन यू रिकॉल फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन द लिपिड्स, यानी कि हमें जो ये लिपिड्स है ये कहाँ से मिल जाते हैं। तो लिपिड्स का मैंने आपको अर्थ बता दिया था कि स्निग्ध पदार्थों। अभी हम पढ़ेंगे स्निग्ध पदार्थ, ठीक है। अभी हमने प्रोटीन पढ़ा, ठीक है, यानी कि थोड़ी देर पहले हमने प्रोटीन के बारे में लर्न किया, प्रोटीन है। अभी हम पढ़ेंगे लिपिड्स यानी कि स्निग्ध पदार्थ। एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर आप देख रहे हो तो 10th के बोर्ड एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए टाइम ज्यादा लगे, भले ही 1 घंटे का लेक्चर हो जाए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। इसके लिए मैं एकदम फ्लो में आपको पढ़ा रही हूँ कि आपको भी समझ में आना चाहिए व्हाट वी आर लर्निंग, ओके। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, आई विल एक्सप्लेन यू। द सब्सटेंसेस फॉर्म बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड एंड अल्कोहल आर कॉल्ड एज लिपिड्स। तो वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज लिपिड। सो स्निग्ध अम्ल और अल्कोहल के अणु विशिष्ट रासायनिक बंधों से जुड़कर बने हुए पदार्थों को स्निग्ध पदार्थ कहते हैं। डाइजेशन ऑफ लिपिड्स consumed by us is nothing but their conversion into fatty acids and alcohol। जो हम यहाँ पर देखिए, हमारे शरीर में हमारे द्वारा सेवन किए गए जो स्निग्ध पदार्थ है उनका जो पाचन होता है, अर्थात उनका रूपांतर स्निग्ध अम्ल और अल्कोहल में किया जाता है। फैटी एसिड्स यानी स्निग्ध अम्ल आर एब्जॉर्ब अप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर विद इन द बॉडी। तो इनको क्या होता है, स्निग्ध अम्ल का एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होकर शरीर के सभी भागों में उन्हें पहुंचाया जाता है। फ्रॉम दोज फैटी एसिड्स डिफरेंट सेल्स प्रोड्यूस वेरियस सब्सटेंसेस नेसेसरी टू themselves। तो इससे क्या होता है कि जिसका उपयोग करके विभिन्न कोशिकाएं उनके लिए आवश्यक पदार्थों की निर्मित करती है। फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज, यहाँ पर देखिएगा कि एक जो मॉलिक्यूल्स है यानी कि आप इसको कहेंगे phospholipids which are essential for producing plasma membrane are formed from fatty acid। यानी कि ध्यान में रखिए, कोशिका का द्रव्य पटल बनाने के लिए लिपिड नामक अणु की आवश्यकता होती है जो स्निग्ध अम्ल से बनाया जाता है। देन besides fatty acids are used for producing hormones like progesterone, एस्ट्रोजन, टेस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरोन एटसेट्रा। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये जो इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन जैसे जो संप्रेरक है, एंड द कवरिंग अराउंड द एक्सॉन्स ऑफ नर्व सेल्स, यानी कि हमारी जो नर्व सेल है, अक्षतंतु के चारों ओर जो हमारा आवरण होता है, वी गेट 9 कैल्शियम ऑफ एनर्जी
पर ग्राम ऑफ लिपिड। सो हमें यहाँ पर स्निग्ध अम्लों का जो उपयोग होता है, उन स्निग्ध पदार्थों से हमें प्रति ग्राम 9 कार्बो कैल्शियम इतनी ऊर्जा मिलती है। सो एक्सेस ऑफ लिपिड्स आर स्टोर्ड इन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। और रोज की आवश्यकता से अधिक सेवन किया गया पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ में चर्बी युक्त संयोजी ऊतकों के रूप में संग्रहित करके रखा जाता है। सो आपको सोचना है, थिंक अबाउट इट। नंबर 1, मेनी टाइम्स यू कैनॉट ईट हॉट फूड ड्यू टू द अल्सरेशन इन माउथ। कई बार आपके मुंह में छाले आ जाते हैं, उस समय आप तीखे पदार्थ नहीं खा सकते। नंबर 2, सम पर्सन्स एक्सपीरियंसेस डिफिकल्टी इन नाइट विजन सिंस देयर चाइल्डहुड और एडोलसेंस। तो कुछ लोगों को बाल्यावस्था युवावस्था में ही रात को दिखाई देने में कठिनाई होती है। सो इसका रीजन क्या है? विटामिन्स आर ग्रुप ऑफ heterogeneous compounds of which it is essential for proper operation of various processes in the body। तो ध्यान में रखिएगा, जीवन सत्व या विविधतापूर्ण रासायनिक पदार्थों का ऐसा समूह है जिससे प्रत्येक पदार्थ की शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए आवश्यकता होती है। There are main 6 types of vitamins। विटामिन्स के 6 प्रकार है, A, B, C, D, E and K। Out of these A, D, E and K are fat soluble whereas B and C are water soluble। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है कि विच आर द इंपॉर्टेंट विटामिन ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो जीवन सत्व में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के, इनमें से ए, डी, ई और के स्निग्ध पदार्थों में घुलनशील है तथा बी और सी जल में घुलनशील है, वाटर सोल्यूबल है। वी हैव सीन दैट FADH2 एंड NADH2 आर प्रोड्यूस इन द प्रोसेसेस लाइक ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। हमने इससे पहले पढ़ा कि हमने देखा है कि ग्लूकोज का विघटन और क्रेब्स चक्र इन अभिक्रियाओं में FADH2 और NADH2 बनते हैं। सो विटामिन लाइक राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2 इसे कहा जाता है। एंड यहाँ पर देखिए कि इसमें क्रमशः राइबोफ्लेविन जीवन सत्व B2 और निकोटिनामाइड यानी विटामिन B3 रिस्पेक्टिवली आर नेसेसरी फॉर देयर प्रोडक्शन। तो निकोटिनामाइड जीवन सत्व B3 का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। सो आपको अपना दिमाग चलाना है। एक तो मेनी टाइम्स वी एक्सपीरियंस ड्राइनेस इन माउथ, कभी कभी हमारा मुंह एकदम या फिर गला सूख जाता है, ऐसा क्यों होता है? नंबर 2, oral rehydration solution salt sugar water is frequently given to person experiencing loose motion। अधिक प्रमाण में जुलाब होने पर बार बार नमक और शक्कर का पानी पीने के लिए क्यों दिया जाता है? और नंबर 3, we sweat during summer and heavy exercise। जब आप गर्मी के दिनों में ज्यादा मेहनत करते हो तो हमें जब आप हेवी एक्सरसाइज करते हो तब आपको पसीने क्यों छूटते हैं? सो इसका कारण है there is about 65 to 70% water in our body। स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा कि हमारे शरीर में साधारणतः 65 to 70% पानी होता है। ईच सेल कंटेन्स 70% वाटर वेट बाय वेट। प्रत्येक कोशिका में कोशिका के द्रव्यमान से लगभग 70% पानी ही होता है। ब्लड प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन 90% ऑफ वाटर। और जो हमारा ब्लड प्लाज्मा यानी रक्त में भी रक्त द्रव के 90% पानी होता है। फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड देयर बाय होल बॉडी डिस्टर्ब्स इवन इफ देयर इज अ लिटिल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। शरीर में पानी की थोड़ी सी भी कमी हो जाने पर कोशिका और उसके साथ ही शरीर का भी जो संतुलन है बिगड़ जाता है। हेंस वाटर इज एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट। सो इसी के लिए पानी भी एक अत्यावश्यक पोषक तत्व है। Along with all above mentioned nutrients, fibers are also essential nutrient। उपरोक्त सभी पोषक तत्वों के साथ साथ तंतुमय फाइबर यानी तंतुमय पदार्थ भी बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इन फैक्ट ऐसे तो वी कैनॉट डाइजेस्ट द फाइबर्स, वैसे तो तंतुमय पदार्थों को हम पचा नहीं सकते। हाउएवर हालांकि दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस एंड डाइजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस। तो ये काम क्या करते हैं? फाइबर का काम क्या होता है तंतुमय पदार्थों का? या अन्य पदार्थों के पाचन क्रिया में और अपचित भोजन को बाहर निकलने की क्रिया में हेल्प करते हैं। वी ऑब्टेन द फाइबर्स। और हमें ये जो तंतुमय पदार्थ है किससे मिलते हैं? लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सेरेल्स एक्सेट्रा। तो हमें सब्जी या फल, अनाज, इससे हमें ये रेशेदार पदार्थ मिलते हैं। सेल डिवीजन एंड इसेंशियल लाइफ प्रोसेस अभी हम देखेंगे। कोशिका विभाजन एक आवश्यक जीवन प्रोसेस। आपको क्या करना है? गूगल में जाके व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस लाइक नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, बेरीबेरी, न्यूरिटिस, पैलाग्रा, एनीमिया, स्कर्वी, ये जो जितनी भी बीमारियां हैं, रतौंधी, धनुर्वात, बेरीबेरी, न्यूरिटिस, पेलाग्रा, रक्तक्षय, स्कर्वी, इन रोगों में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं वो आपको सर्च करके नोटबुक में लिखने हैं। नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय कोएंजाइम्स यानी कि सह प्रक्रिया किसे कहते हैं? ये आपको ढूंढना है। नंबर 3, फाइंड द फुल फॉर्म ऑफ फैड FMN
NAD and NADP. एंड नंबर 4, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ईच विटामिन इज रिक्वायर्ड एवरी डे, हर रोज हमें विटामिन की कितनी मात्रा लगती है ये भी आपको ढूंढ के निकालना है और आपके क्लास टीचर, आपके जो भी सब्जेक्ट टीचर है आपको उनको ये प्रेजेंट करना है, शो करना है। कैन यू टेल, क्या बता सकते हो? अभी आगे से वापस से क्वेश्चन आया, व्हाट हैपेंस टू द सेल्स ऑफ इंजर्ड टिश्यू, हमें जहां जख्म होती है उस स्थान के उद्योगों की कोशिकाओं पर क्या असर होता है। नंबर 2, वेदर न्यू सेल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग हीलिंग ऑफ वाउंड, क्या जख्म ठीक होते समय उस जगह पर नई कोशिका बन जाती है। नंबर 3, डू द प्लांट्स गेट इंजर्ड व्हेन डू वी प्लग द फ्लावर्स, हाउ आर दोज वाउंड्स हील्ड, यानी कि क्या फूल तोड़ने से वनस्पतियों को भी जख्म होती है और वे जख्म कैसे भरती है। नंबर 4, हाउ डज द ग्रोथ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म अक्योर, किसी भी सजीव की वृद्धि कैसे होती है। डज द नंबर ऑफ सेल्स इन देयर बॉडी इंक्रीज, इफ यस हाउ, क्या उनके शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और बढ़ती भी है तो कैसे। एंड नंबर 5, हाउ द न्यू इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज इज फॉर्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन ऑफ सेम स्पीसीज, यानी कि एक सजीव से उसी प्रजाति के दूसरे जीव का निर्माण कैसे होता है। सो ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आगे हम इसी टॉपिक में कवर अप करेंगे। सेल डिवीजन is one of the very important properties of cells and living organism. कोशिका विभाजन यह कोशिका के और सजीवों के अनेक गुणधर्म से एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुणधर्म है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ओनली अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन, इसी के गुणधर्म के कारण एक सजीव से दूसरे नए सजीव का निर्माण होता है। अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज अप एंड इमैसिएटेड बॉडी कैन बी रिस्टोर्ड। सो बहुकोशिकीय सजीवों के शरीर की वृद्धि हो सकती है और शरीर में होने वाली क्षति को पूरा किया जा सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन एज माइटोसिस एंड मियोसिस। तो यहाँ पर देखिए कोशिका विभाजन के मुख्य दो प्रकार हैं, समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस, और ये जो है मियोसिस, इसको अर्धगुणसूत्री विभाजन कहा जाता है। माइटोसिस occurs in somatic cells and stem cells of the body, where meiosis occurs in germ cells. तो समसूत्री विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं और मूल कोशिकाएं करती है और अर्धगुणसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं द्वारा होता है। बिफोर स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, ये कोशिकाओं की स्टडी करने से पहले वी शुड नो द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर। तो कोशिका विभाजन का स्टडी करने से पहले हमें कोशिकाओं की रचना की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। ईच सेल हैज अ न्यूक्लियस, यानी कि कोशिका की रचना का अध्ययन हम तो पहले कर चुके हैं, लेकिन आपको पता है क्या कि प्रत्येक केंद्र की कोशिका में एक केंद्रक होता है। Besides, other cell organelles are also present, और इसके अलावा उसमें अन्य कोशिका अंग भी होते हैं। Let us study the cell division with the help of this information. चलिए पढ़ते हैं आगे जाके। इसे कहते हैं क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, ओके। Before any type of cell division, the cell doubles up its chromosome. In its nucleus, its chromosome number is 2 and it is doubled up to 4. किसी भी प्रकार के कोशिका विभाजन से पूर्व कोशिका उसके केंद्रक में स्थित गुणसूत्रों की संख्या को दुगुना करती है। यदि गुणसूत्रों की संख्या 2 नंबर्स होती है तो वो 4 नंबर्स हो जाती है। क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज द शेप ऑफ क्रोमोसोम, गिव इट्स नेम इन द फिगर। आपको इसको, ये आपका होमवर्क है बच्चों, इसको आपको कंप्लीट करना है, ओके, कि इसके प्रत्येक पार्ट को क्या कहा जाता है। तो चलिए, a pair of each type of chromosome is present in 2n condition, whereas single chromosome of each type is present in n condition, and their structure is like the one shown in figure given inside. यहाँ पर जो इस चित्राकृति में दिखाया गया है कि 2n अवस्था में हर प्रकार के गुणसूत्र की एक जोड़ी होती है, लेकिन n अवस्था में हर प्रकार का केवल एक एक गुणसूत्र होता है और उसका आकार 7 में ही आकृति में आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ देखिए मिटोसिस यानी कि समसूत्री कोशिका विभाजन। सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स डिवाइड बाय मिटोसिस, ओके। जो हमारे शरीर में सोमैटिक एंड स्टेम सेल्स यानी कि कायिक कोशिका और मूल कोशिका, ये समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है। माइटोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू 2 मेन स्टेप्स, ये 2 प्रकार में विभाजित होता है। दोस 2 स्टेप्स आर न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ओके। सो इसको 2 प्रकार में डिवाइड किया जाता है, केंद्रक का विभाजन और परिकल विभाजन या फिर जीवद्रव्य का विभाजन, ऐसे इसे कहते हैं। काइरोकिनेस इज अ प्रोफेज, ठीक है। सो यहाँ पर देखिएगा, तो इसका हम प्रोफेज यानी कि पूर्वावस्था, लेट्स लर्न प्रोफेज यानी कि पूर्वावस्था।
Okay, in prophase, condensation of basically thin thread like chromosome start. So इस अवस्था में केंद्र के विभाजन की पूर्वावस्था में मूलतः बहुत ही नाजुक धागों जैसे गुणसूत्रों का फोल्डिंग या फिर कंडेंसेशन होता है. ड्यू टू दिस दे बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड दे स्टार्ट टू अपीयर अलोंग विद देयर पेयर्स ऑफ सिस्टर्स क्रोमैटिड्स. सो जिससे वे लंबाई में छोटे और आकार में मोटे होकर उनके अर्धगुणसूत्र जोड़ी के साथ सिस्टर क्रोमैटिड्स यानी कि अर्धगुणसूत्र जोड़ी के साथ वो दिखाई देने लगते हैं. सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट एंड ईच सेंट्रियोल मूव्स टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स. और इससे क्या होता है कि प्रत्येक तारक केंद्र कोशिका के विपरीत सिरों पर चला जाता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस स्टार्ट टू डिसअपियर. और केंद्र का आवरण न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्र का आवरण और न्यूक्लियस यानी कि जो केंद्रिका है ये लुप्त होने लगती है. मेटाफेज यानी क्या? मेटाफेज का मतलब होता है मध्यावस्था. ठीक है, हमने प्रोफेज देखी पूर्वावस्था, नाउ द मेटाफेज मध्यावस्था. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर्स इन मेटाफेज. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है मध्यावस्था के में केंद्र का आवरण पूरी तरह से नष्ट हो जाता है. क्रोमोसोम कंप्लीट देयर कंडेंसेशन एंड बिकेम क्लियरली विजिबल अलोंग विद देयर सिस्टर क्रोमैटिड्स. तो यहाँ पर क्या होता है, सभी गुणसूत्रों का घनीकरण पूर्ण होकर प्रत्येक गुणसूत्र उसके अर्धगुणसूत्र जोड़ी के साथ स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देने लगता है मेटाफेज में. ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन सेंट्रल प्लेन ऑफ द सेल. तो यहाँ पर क्या होता है, सभी गुणसूत्र कोशिका के विषुवृत्तीय प्रतल के समांतर अवस्था में अरेंज होते हैं. स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म बिटवीन सेंट्रोमर ऑफ ईच क्रोमोसोम एंड बोथ सेंट्रियोल्स. यानी कि यहाँ पर देखिए प्रत्येक गुणसूत्र बिंदु के बीच विशेष प्रकार के लचीले प्रथिनों के जो धागे हैं यानी कि इसको स्पिंडल फाइबर्स यानी तुर्क तंतु हम कहते हैं, इसका निर्माण यहाँ पर हो जाता है. एनाफेज का मतलब है पश्चावस्था. ठीक है, हमने दो ऑलरेडी फॉर्म्स देखे, दैट इज प्रोफेज पूर्वावस्था, मेटाफेज मध्यावस्था. नाउ विल सी एनाफेज. इन एनाफेज centromers split and thereby sister chromatids of each chromosome separate and they are pulled apart in opposite direction with the help of spindle fibers. So यहाँ पर क्या होता है, पाशावस्था में उन धागे की सहायता में गुणसूत्रों का विभाजन होकर प्रत्येक गुणसूत्र की अर्धगुणसूत्र जोड़ी अलग होकर विपरीत दिशा में खींची जाती है. सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड्स आर कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम्स. अलग हुए अर्धगुणसूत्रों को संतति गुणसूत्र यानी कि डॉटर क्रोमोसोम कहते हैं. क्रोमोसोम्स बीइंग पुल्ड अपीयर लाइक बंच ऑफ बनानास. और इस समय ये खींचे जाने वाले गुणसूत्र के केले के घड़े जैसे दिखाई देते हैं. इन दिस वे ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम रीच एट टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल. और इस प्रकार गुणसूत्र के दो समूह कोशिका के दोनों सिरे पर पहुंच जाते हैं. समसूत्री कोशिका यानी मेटासिस में यहाँ पे देखिए these are the two numbers. Then how they appear, this is the anaphase, prophase, metaphase and how they develop. Okay. अभी हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर डी, टेलोफेज. ये टेलोफेज को हिंदी में क्या कहते हैं? सो लेट्स लर्न इट. टेलोफेज का मतलब होता है अंत्यावस्था. ओके, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ. ओके, लास्ट में क्या होगा? अंत्यावस्था. The chromosomes which have reached at opposite pole of the cell now start to decondense, due to which they again become thread-like thin and in the membranous form around each set of chromosomes reached at pole. तो देखिए यहाँ पर अंत्यावस्था में कोशिका के दोनों सिरों तक पहुंच गए गुणसूत्र अब विसंगनित यानी कि खुल जाते हैं, जिससे वे फिर से नाजुक धागों के जैसे पतले होकर गायब हो जाते हैं यानी कि लुप्त हो जाते हैं. और ये जो दोनों सिरे thus two daughters nuclei are formed in a cell. So दोनों सिरे तक पहुंचे हुए गुणसूत्रों के समूह के चारों ओर केंद्र का आवरण का निर्माण होता है और इस प्रकार अब एक कोशिका में दो संतति केंद्र यानी डॉटर न्यूक्ली निर्माण होते हैं. न्यूक्लियस also nucleus also appears in each daughter nucleus.
तो यहाँ पर देखिए संतति केंद्रक में केंद्रिकाएं भी दिखने लगती है। स्पिंडल फाइबर्स कंप्लीटली डिसअपियर, यहाँ पर तुर्क तंतु पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। इन दिस वे कायरोकिनेसिस कंप्लीट्स एंड साइटोनेसिस बिगिंस। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि केंद्रक का विभाजन पूर्ण होता है और जीव द्रव्य का विभाजन शुरू हो जाता है। द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स बाय साइटोनाइसिस एंड टू न्यू सेल्स आर फॉर्म व्हिच आर कॉल्ड एज अ डॉटर सेल। जीव द्रव्य विभाजन में कोशिका द्रव्य का विभाजन होकर दो नई कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें संतति कोशिकाएं कहते हैं। इन दिस प्रोसेस और इसी प्रक्रिया में नॉच इज फॉर्म एट द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल व्हिच डीपन्स ग्रेजुअली एंड देयरबाय टू न्यू सेल्स आर फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोशिका के विषुववृत्तीय प्रतल के समांतर एक दरार का निर्माण होकर धीरे धीरे वह नीचे धंसी जाती है और दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। हाउएवर, इसलिए इन केस ऑफ प्लांट सेल्स इंस्टेड ऑफ द नॉच अ सेल प्लेट इज फॉर्म एग्जैक्टली अलोंग मिड लाइन ऑफ द सेल एंड thus साइटोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड। तो यहाँ पर देखिएगा ये साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है। अगर आपको ड्रॉ करने के लिए आ जाता है इमेज तो इसमें आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बताया कि वनस्पति कोशिका में इस प्रकार की दरार का निर्माण न होकर कोशिका द्रव्य के बीचों बीच एक कोशिका पटल सेल प्लेट का निर्माण होकर जीव द्रव्य का विभाजन हो जाता है। माइटोसिस इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। समसूत्री विभाजन शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो स्टूडेंट्स ये एक वन लाइनर क्वेश्चन बन के आ सकता है आपके लिए। सो जस्ट कीप इट इन माइंड, इसको लिख लीजिएगा प्लीज। Besides, it is necessary for restoration of emaciated body, wound healing, formation of blood cells, etc. So what are they saying कि शरीर में होने वाली क्षति को पूरा करने के लिए, जख्म को भराने के लिए, सभी प्रकार की रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। So meiosis part 1. So ये है अर्धसूत्री विभाजन भाग 1। प्रोफेज 1 to 5, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज जो हमने फेजेस पढ़े। तो आपको ये डायग्राम एग्जाम में आ सकता है। दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट वन। ओके, सो इसको भी आप स्टडी कीजिएगा। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री। मियोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू 2 स्टेजेस। अर्धसूत्री विभाजन भी 2 चरणों में पूरा होता है। दोस 2 स्टेजेस आर meiosis 1 and meiosis 2. In meiosis 1, recombination or crossing over occur between homologous chromosomes and thereafter those homologous chromosomes, not sister chromatids, are divided into 2 groups and thus haploid cells are formed. ओके, सो यहाँ पर हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं, यानी कि इसको हिंदी में मैं आपको बता दूं तो अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है, जैसे कि अर्धसूत्री विभाजन भाग 1 और भाग 2, और इसमें सजातीय गुणसूत्रों का जनुकीय विचरण या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जिससे ये सजातीय गुणसूत्र 2 समूहों में विभाजित होकर अगुणित कोशिकाएं बन जाती है। दिस इज द meiosis part 2. ओके, meiosis 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस, आप जिस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। अर्धसूत्री विभाजन का भाग 2 या समसूत्री विभाजन के जैसा होता है। द 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म इन meiosis 1 undergo division by separation of recombined sister chromatids and 4 haploid daughter cells are formed. तो यहाँ पर देखिएगा कि इसमें भाग 1 में तैयार हुई 2 अगुणित कोशिकाओं का विभाजन होकर उससे 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है। And process of gamete production and spore formation occurs by meiosis. तो इस कोशिका विभाजन की पद्धति में युग्मज और बीजाणु का निर्माण होने वाली प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होती है। 4 haploid daughter cells are formed from diploid 2n cell. During the cell division, crossing over occurs between the homologous chromosomes and thereby genetic recombination occurs. तो इससे क्या होता है बच्चों, देखिए ध्यान में रखिएगा, इस कोशिका विभाजन की पद्धति में एक द्विगुणित यानी कि 2 नंबर डिप्लॉयड कोशिका से 4 अगुणित हैप्लॉइड कोशिका बनती है और इस कोशिका विभाजन के समय होमोलॉजियस गुणसूत्रों में क्रॉसिंग ओवर होने के कारण जनुकों का पुनः संयोग यानी रिकॉम्बिनेशन होता है और जिससे बनने वाली जो चारों संतति कोशिकाएं नवजात कोशिकाएं उनको डॉटर सेल जनुकीय दृष्टि से जनक कोशिकाएं यानी कि पेरेंट सेल्स और एक दूसरे से वो अलग अलग होती है। सो इनको हम क्या कहते हैं, एक तो ड्यूरिंग दिस सेल डिवीजन क्रॉसिंग ओवर ऑक्योर्स बिटवीन होमोलॉजियस क्रोमोसोम्स एंड देयरबाय जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑक्योर्स बन जाती है। ड्यू टू दिस ऑल द 4 डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट सेल एंड फ्रॉम ईच अदर टू। सो ये जो डॉटर सेल्स एंड पेरेंट सेल्स है ये अलग अलग होती आपको दिखाई देती है। तो आपको यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करना है अपार्टस। ओके, सो आपको करना है, उपकरण आपको क्या लगने वाले हैं,
कॉनिकल फ्लास्क, ग्लास स्लाइड्स, कवर स्लीव्स, फोर्सेप्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वॉच ग्लास एक्सेट्रा, यानी कि शंक्वाकार पात्र, ग्लास स्लाइड कांच की पट्टी, कवर स्लिप्स यानी आच्छादन वाली कांच, फोकेट्स यानी कि चिमटा जिसको आप कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, एंड वॉच ग्लास। मटेरियल्स मीडियम साइज अनियन, आयोडाइन सॉल्यूशन, इसमें आपको मध्यम आकार का प्याज और आयोडाइन का विलयन लेना है। प्रोसीजर, हम यहाँ पर अभी क्या करने वाले हैं, टेक अ मीडियम साइज ऑनियन, एक मध्यम आकार का कांदा आप लेंगे, कीप इट इन अ conical flask filled with water in such a way that the roots of onion will be in contact with water। और जो आपने यहाँ पर आयोडाइन सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, पानी से भरे शंक्वाकार फ्लास्क में इस प्रकार की रखी गई प्याज का जड़ों वाला हिस्सा पानी को टच करना चाहिए, इस तरह से रखना है। ऑब्जर्व द रूट्स ऑफ अनियन आफ्टर 4-5 दिनों के बाद रूट्स जो रहते हैं अनियन के वो देखो। कट द टिप्स ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड पुट देम इन वॉच ग्लास। तो आपको क्या करने हैं, 4 से 5 दिनों के बाद प्याज की जड़ों का निरीक्षण कीजिए, इनमें से कुछ जड़ों को सिरे वाला हिस्सा काटकर उसे वॉच ग्लास में आपको क्या करना है, डाल देना है, ठीक है। उसके बाद take one of the root tip on glass slide, press it with the help of forceps। तो आपको आयोडीन के विलयन की कुछ बूंदे एक ग्लास में क्या करना है, सिरों वाला हिस्सा काटकर वॉच ग्लास में लीजिए और उसमें आयोडीन की विलयन की कुछ बूंदे डाल दीजिए। 5 मिनट बाद उसके जड़ों के हिस्से को काटकर कांच पट्टी पर लेकर चिमटे के चपटे भाग से उसे आपको दबाना है। Add 1 to 2 drops of water, carefully place cover slip over it in such a way that air will not be trapped between। और उस पर पानी की 1 से 2 बूंदे आपको डालकर उसको आपको कवर अप करना है और उसके बाद उसमें हवा ना रहे, ये इसका ध्यान रखना है। Observe the prepared glass slide under the compound microscope। अभी इस प्रकार बनी हुई कांच पट्टी का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नीचे आपको निरीक्षण करना है। Which phase of cell division did you observe? Sketch its figure। और आपको क्या दिख रहा है माइक्रोस्कोप में आपके, वो आपको ड्रॉ करना है। Various phases of cell division occurring in root tips of onion are shown in the following figure। Which one of those could you see in the slide? यानी कि जिस तरह से आपको माइक्रोस्कोप के नीचे वेरियस आकार दिख रहे हैं, तो प्याज की जड़ों के सिरे वाले हिस्से की कोशिकाओं के समसूत्री विभाजन के विभिन्न चरण नीचे दी गई आकृति में दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, दिस इज द फेजेस ऑफ मेटासिस इन अनियन रूट टिप, कि अनियन का जो रूट टिप है उसमें आपको ये दिखेगा। ओके, यूज योर ब्रेन पावर, चलो दिमाग चलाइए। नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लॉयड टू एन सेल, कि द्विगुणित कोशिका का अर्थ क्या है। नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय हैप्लॉयड सेल, अगुणित कोशिका का क्या अर्थ है। देन व्हाट डू यू मीन बाय होमोलॉजियस क्रोमोसोम्स, सजातीय गुणसूत्र किसे कहते हैं। वेदर द गैमेट्स एंड डिप्लॉयड और हैप्लॉयड एंड व्हाई, युग्मक कोशिकाएं जो है वो क्या होती है और क्यों होती है। नंबर 5, हाउ आर द हैप्लॉयड सेल्स फॉर्म, अगुणित कोशिका कैसे बनती है। एंड नंबर 6, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैप्लॉयड सेल्स, अगुणित कोशिकाओं का विशिष्ट महत्व क्या है। इसके आंसर्स आपको ढूंढने हैं। आपको एक तो काम करना है, यूज ऑफ आईसीटी, इंटरनेट का यूज करो और बुक्स भी आपको रेफर करने हैं। कलेक्ट वीडियोस एंड फोटोग्राफ्स ऑफ डिफरेंट लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, गूगल पे सर्च कीजिएगा। प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंट इट ऑन द ओकेजन ऑफ साइंस एग्जीबिशन के दिन आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो। रीड डिफरेंट एनसाइक्लोपीडियाज ऑफ टेक्निकल टर्म्स इन बायोलॉजी एंड एनाटॉमी एंड अदर रेफरेंस बुक्स। तो ये एनाटॉमी एंड बायोलॉजी की जो रेफरेंस बुक रहते हैं उसको आपको पढ़ना है और उससे आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सो आई होप आज का ये सेशन आपके ध्यान में आया है। 1 आवर का सेशन हुआ है, बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। मैंने हिंदी में आपको एक्सप्लेन किया आपको समझ में आने के लिए। हम इंग्लिश टू इंग्लिश भी ले सकते हैं, बट आपको ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वहां तक जाने के लिए जो हमारी मदर टंग है या फिर जिस भाषा का आपको ज्यादा नॉलेज है उस भाषा में अगर आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आने के लिए दिक्कत नहीं होती। सो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। आई होप कि आप सबको ये समझ में आया आज का सेशन। मुझे कमेंट्स थ्रू जरूर बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।